साथियों, भारत बचाओ टाइटल पर आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस संदर्भ में कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो आज देश में सेंट्रल में भाजपा की सरकार है ऐसा कहा जाता है, मगर वो भाजपा की सरकार नहीं है, आरएसएस की ही सरकार है। भाजपा की सरकार नहीं, आरएसएस की सरकार है। और नरेंद्र मोदी ए नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। नरेंद्र मोदी ए रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ए आरएसएस के ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। तो हमारे बहुसंख्यक लोगों को, जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव एंड द रियल रिप्रेजेंटेटिव, इसका भी अर्थ अभी तक समझ में नहीं आया। हमारे जो लोग हैं एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी, ऐसे अनपढ़ लोगों को समझ में नहीं आता। ए नहीं कह रहा हूं, पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता। हमारे जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उन लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव और रियल रिप्रेजेंटेटिव, इसका फर्क समझ में नहीं आता। यदि इसका फर्क समझ में आ गया होता तो जो लोग 24 सितंबर 1932 को गांधी ने बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो पूना पैक्ट थोपा, और उस थोपने से रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का खत्म हो गया और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव आ गया। ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन आज भी 330 और 332 में भारत के संविधान में आज भी लागू है। इसके बावजूद लागू है कि बाबा साहब आम्बेडकर संविधान लिखने वाले प्रमुख व्यक्ति थे, फिर भी है। ये बात हमारे एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को यदि समझ में आ गई होती तो जो लोग नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जो रिजर्व सीटें हैं ज्वाइंट इलेक्टोरेट में, उसको एंजॉय करते हैं, वो एंजॉय नहीं करते। मैं नहीं समझता हूं कि जो बात मैं आपको समझा रहा हूं, ये बात आपको समझ में आती है या नहीं आती है। ये बहुत बड़ा झगड़ा था गांधी जी के बीच में और बाबा साहब आम्बेडकर के बीच में। गांधी जी का आंदोलन आजादी का आंदोलन था, मगर वो आजाद भारत में हमारे लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर भी गांधी जी आजादी के आंदोलन के नायक माने जाते हैं। मुझे ये बताओ कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के लोग रिजर्वेशन इन सर्विसेज एंड रिजर्वेशन इन प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए सारे देश भर में लड़ते हैं। सारे देश भर में हमारे लोग लड़ते रहते हैं। हर 10 साल बाद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अमेंडमेंट होता है संविधान में, और वो अमेंडमेंट हमारे जो लोग हैं वो उसको एंजॉय करते हैं। उनको ये भी समझ में नहीं आता कि जो सर्विसेज का रिजर्वेशन है, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है,
इसका रिजर्वेशन और पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो जॉइंट इलेक्टेड के तहत आता है, ये उनको अभी तक समझ में नहीं आता। यदि समझ में आ गया होता तो जो लोग जो पॉलिटिकल जॉइंट इलेक्टेड है 330 और 332 आर्टिकल के तहत, उसको हर 10 साल बाद संविधान में संशोधन करके अमेंडमेंट किया जाता है, और वो जो अमेंडमेंट होता है उसके लिए कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग भारत भर में आंदोलन नहीं करते। कभी सुना आप लोगों ने कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने हर 10 साल बाद हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन एक्सटेंड करना चाहिए, इसके लिए कोई आंदोलन चलाया? सुना कोई आंदोलन है? इस देश का रूलर ब्राह्मण है और हमें वो कुछ भी देना नहीं चाहता, मगर हर 10 साल बाद देता है और बगैर आंदोलन के देता है। हैरान करने वाली बात है, जो कुछ भी नहीं देना चाहता है वो 131 मेंबर पार्लियामेंट हर 10 साल के बाद एक्सटेंशन कर देता है, जिसके बगैर कोई सेंट्रल में गवर्नमेंट ही नहीं बनती। मुझे बताओ, 26 जनवरी 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ तब से लेकर अब तक कोई सेंट्रल में गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 22.5% समर्थन के बगैर बनी है? कोई गवर्नमेंट सेंट्रल में आज तक, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, और अभी बीजेपी की जो सरकार है उसमें 76 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एमपी है। हम लोग पढ़े लिखे लोग बीजेपी का आज विरोध कर रहे हैं, मगर 76 मेंबर पार्लियामेंट एससी एसटी के हैं। वो कैसे हैं? और वो ब्राह्मणवाद को मजबूत क्यों कर रहे हैं? और कैसे कर रहे हैं? जो गांधी की हत्या करने वाले लोग हैं उनको फायदा कैसे हो रहा है पॉलिटिकल रिजर्वेशन से? जो गांधी की हत्या करने वाले लोग थे, उस गांधी ने बीजेपी को मजबूत करने का काम क्यों किया? ये जो 24 सितंबर 1932 का जो पूना पैक्ट है, जिसके तहत 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं, उसी में से 76 मेंबर पार्लियामेंट आउट ऑफ 303 मेंबर जो है बीजेपी के, उसमें 76 बीजेपी के हैं। माइनस कर दो, बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, बन नहीं सकती। न कांग्रेस की सरकार बनी, न जनता पार्टी की सरकार बनी, न बीजेपी की सरकार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सपोर्ट के बगैर और पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बगैर बनती नहीं। यही तो मजबूत कर रहे हैं ना ब्राह्मणवाद भारत में। बीजेपी कांग्रेस को भी कमजोर किया और बीजेपी को भी मजबूत करने का काम किया। कांग्रेस के राज में जो 79.2% जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास, हम 85% लोग हैं ऐसा कहते हैं, मगर प्रशासन में 79.2% ब्राह्मण एंड तत्सम उच्च जाति के लोगों का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर कब्जा है। यदि कांग्रेस सेकुलर है, चलो आप लोग मानते हो तो मैं भी मानता हूं, है ये कैसे हो गया? क्या कांग्रेस का सोशलिज्म का नारा और सेकुलरिज्म का नारा एससी एसटी ओबीसी और मुसलमानों को गधा बनाने का और मूर्ख बनाने का कार्यक्रम है? वोट हासिल करने के लिए केवल? मुझे तो नहीं लगता इसके अलावा कुछ है।
ये जो ब्राह्मणवाद कांग्रेस ने मजबूत किया और प्रशासन में उनकी ताकत को बढ़ाया, वही लोग चंदा देकर बीजेपी को और आरएसएस को मजबूत कर रहे हैं। जो 2 नंबर का पैसा जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में इन लोगों के पास जाता है, वही 2 नंबर का पैसा आरएसएस को चंदा होकर जाता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 79.2% जो अधिकारी वर्ग हैं, वही लोग 2 नंबर का धंधा करके इनको चंदा देते हैं। उन्होंने ही इसको मजबूत किया। तो जो ब्राह्मणवाद कांग्रेस ने मजबूत किया, वो ब्राह्मणवाद ही कन्वर्ट हो गया बीजेपी के सपोर्ट में। कोई ज्यादा, वो कांग्रेस का ब्राह्मणवाद सीक्रेट था, बीजेपी का ब्राह्मणवाद ओपन है। तो अब जो सीक्रेट वाले लोग हैं वो बोलते हैं अब जब खुल्लम खुल्ला करने का समय आ गया तो काहे को छुपने का, अभी खुल्ला कर। इतना ही फर्क। जो छुपकर करने वाले लोग थे ब्राह्मणवाद का काम, अब वो लोग खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। वो खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं तो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को आंखों से दिखाई देता है, दिमाग से दिखाई देता है। अगर दिमाग से दिखाई दिया होता तो जो छुपकर करने वाले लोग थे वो तो दिमाग से देखने वाली बात है, वो आंखों से देखने वाली बात नहीं है। जो लोग हमारे विरोध में सीक्रेटली ये सारा का सारा कर रहे थे, वो लोग उसको बुद्धि के द्वारा हम लोगों को समझना चाहिए था। मगर जब बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने खुल्लम खुल्ला शुरू कर दिया तो हमारे लोगों ने आंखों से देखा, दिमाग से नहीं देखा, आंखों से देखा। दिमाग से देखना जरूरी है। दिमाग तीसरा नेत्र कहा जाता है। और तीसरा नेत्र कैसे काम करता है? आंख लगाकर तीसरा नेत्र काम करता है। जिसका आंख लगाकर तीसरा नेत्र काम नहीं कर सकता, उसके बाद दिमाग है उसके बाद दिमाग। ये है समस्या। जो लोग सीक्रेटली प्रैक्टिस करते हैं और मीडिया उस सीक्रेट प्रैक्टिस को हाईलाइट नहीं करता है, इस वजह से हमारे लोगों को जो जानकारी नहीं होती है, तो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको यह करना चाहिए ना, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए ना। अगर वो नहीं करता है तो फिर एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के बीच में लीडरशिप कैसे पैदा होगी? और विदाउट लीडरशिप आप कोई आंदोलन कैसा चला सकते हैं? जो लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, मुझे बताओ, संगठित शक्ति निर्माण किए बगैर इसे कैसे खत्म कर सकते हो आप? केवल भाषण करने से? भाषण करने से, ऐसा कार्यक्रम करने से ये खत्म हो जाएगा? कैसे होगा? अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। और दुनिया में कोई अल्टरनेटिव विदाउट ऑर्गेनाइजेशन या विदाउट संगठित शक्ति के बगैर संभव है? मुझे लगता है इसके बारे में हमारे लोगों को ज्यादा गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमें विकल्प अगर देना है तो विकल्प वही लोग दे सकते हैं जो संगठित शक्ति निर्माण करते हैं। संगठित शक्ति निर्माण किए बगैर केवल चर्चा, सम्मेलन करने से अल्टरनेटिव नहीं पैदा होता। चर्चा करना जरूरी है, सम्मेलन करना जरूरी है, मगर सबसे ज्यादा जरूरी संगठित शक्ति करना जरूरी है। संगठित शक्ति के बल के बगैर आप विकल्प खड़ा नहीं कर सकते। और जब तक आप विकल्प लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करते, लोग पोलराइज कैसे होंगे? लोग इकट्ठा कैसे होंगे जब तक आप विकल्प नहीं देंगे? मुझे नहीं लगता कि विकल्प संगठित शक्ति के बगैर खड़ा किया जा सकता है। और अगर कांग्रेस नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी आरएसएस नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, आप तेलुगु में और आंध्रा में विकल्प खड़ा कर सकते हैं? कहां से होगा खड़ा? अब आंध्रा में संगठन बनाकर देशव्यापी का विरोध कर लोगे? कहां से करोगे? कहां से होगा? हमें अपना सोच जो है
वो जैसा हमारा दुश्मन हमारे विरोध में कर रहा है, यदि वो नेशनल लेवल पर कर रहा है तो हमारे पास नेशनल लेवल का विकल्प चाहिए। अगर आपकी आइडियोलॉजी, अगर आपका विचार सुसंगत नहीं है, अगर आपका विचार आपके दुश्मनों को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, काउंटर करने के लिए, खत्म करने के लिए उसके बराबर की संगठित शक्ति निर्माण करने वाला विचार अगर नहीं है, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो रीजनल पार्टियों को बीजेपी वाले खरीद रहे, उनकी सरकार गिरा रहे। शायद तेलंगाना में भी कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा सुनने में आया है। तो ये तो वो संगठित शक्ति के लोग, दुनिया का उसूल है बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है। ये कोई नया रूल थोड़ी है, ये तो दुनिया का रूल है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। बड़ी मछली निगलने का काम नहीं करेगी तो मर जाएगी क्या? उसको खाना पड़ेगा ना, पेट तो भरना पड़ेगा ना। तो बड़ी मछली अगर भूखी रहेगी तो वो खुद ही मर जाएगी। नरेंद्र मोदी बैकवर्ड है गुजरात का, और ब्राह्मण लोग नरेंद्र मोदी का इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। ये 3.5% लोग सारे देश पर काबिज नहीं हो सकते, इसलिए बहुसंख्यकों का प्रतिनिधि के तौर पर नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पास कौन सा फैसला लेने का अधिकार है? मैं आपको सबूत के तौर पर पेश करता हूं। नरेंद्र मोदी ओबीसी है, ओबीसी की जाति आधारित गिनती के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया। नेचुरल है ये, एक ओबीसी का आदमी ओबीसी के ही विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है, वो फैसला उसका है। कौन कहता है उसका है? वो आरएसएस का फैसला है। अगर वो आरएसएस का फैसला है तो आरएसएस चला रही सरकार, नरेंद्र मोदी नहीं चला रहे। नरेंद्र मोदी का चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के चेहरे में क्या है? ओबीसी, बाकी कुछ है नहीं। ओबीसी, ओबीसी क्यों? 52%। ये कारण ब्राह्मण जानते हैं कि 3.5% से ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं चुनवा जा सकता। जो लोग 3.5% से ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं चुनवा सकते, वो ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते। जो ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते, वो लोग देश के पंचायत का प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं। ऐसे थोड़ी बनवा रहे। रणनीति होगी, दांवपेच होंगे, तो हमारे बुद्धिजीवी लोगों को रणनीति समझ में आती है। हमारे बुद्धिजीवी लोगों को रणनीति के साथ साथ दांवपेच समझ में आते हैं। ये रणनीति और दांवपेच संगठन के साथ जुड़ा हुआ मामला है। संगठन ही नहीं है तो रणनीति कहां से समझ में आएगी? संगठन ही नहीं है तो दांवपेच कहां से समझ में आएगा? रणनीति और दांवपेच संगठन के साथ जुड़ा हुआ मामला है। संगठित शक्ति के बल पर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हमको संगठित शक्ति का बल निर्माण करने के बारे में ज्यादा गंभीरता से सोचना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो ये कि हम लोग शेड्यूल कास्ट की संख्या जातियों की 1703 टुकड़े हैं। इसके बारे में हमने सोचा कि शेड्यूल कास्ट के ब्राह्मणों ने 1703 टुकड़े बनाए। शेड्यूल कास्ट की जातियां सारे देश भर में 1703 है। 801 आदिवासी के टुकड़े हैं। 3743 टुकड़े ओबीसी के हैं। ये तीनों मिलाकर 6247 टुकड़े हैं। ब्राह्मणों ने आजादी के आंदोलन में कहा था कि अंग्रेजों की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। ये ब्राह्मणों ने अंग्रेजों पर आरोप लगाया कि अंग्रेजों की नीति है बांटो और राज करो। तो अंग्रेजों के पहले ही ब्राह्मणों ने हम लोगों के 6247 टुकड़े किए। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े किए। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े किए, ब्राह्मणों ने 6247 टुकड़े किए। ज्यादा खतरनाक कौन है? हमारे बहुत सारे लोग तो बुद्धिजीवी नाम ब्राह्मण का लेने के लिए डरते हैं कि ब्राह्मण का नाम लेने से ब्राह्मण नाराज हो जाएगा। या तो हमारे पढ़े लिखे लोग सवर्ण कहते हैं या और कोई शब्द यूज करते, ब्राह्मण का शब्द यूज नहीं करते। इतना डर हमारे लोगों के अंदर, डर भी बहुत ज्यादा है।
केवल मुसलमान ही नहीं डरते, एससी एसटी ओबीसी के बुद्धिजीवी बहुत डरते हैं। जब आप अपने लोगों को सही सही सच्ची और जानकारी नहीं दोगे, विचारधारा की जानकारी नहीं दोगे, संख्या की जानकारी नहीं दोगे और उसके लिए खुल्लम खुल्ला बात नहीं करोगे तो जागृति कैसे बढ़ेगी? तो पहली बात तो यह है कि आपको जागृति के लिए ये सारी बातें बोलनी पड़ेगी। अगर ये नहीं बोलते हो तो आप जागृत कैसे करते हो? अगर ये बोलोगे ही नहीं, डरोगे, तो भी जागृति कैसे होगी? जागृति नहीं होगी, जोड़ने का काम कैसे करोगे? जागृति के बाद आता है जोड़ना, और जोड़ने के बाद आता है संगठित शक्ति का निर्माण करना। तीसरा मुद्दा। चौथा मुद्दा है संगठित शक्ति का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना। क्या हम लोग ऐसा सोचते हैं? हम ऐसा इसलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि हमने संगठित शक्ति के सिवाय परिवर्तन नहीं हो सकता, यह सिद्धांत जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम इस तरह से नहीं सोच सकते। हमें इस तरह से तब तक सोचना नहीं आ सकता जब तक हम योजनाबद्ध तरीके से जो हमारा उद्देश्य है वो क्लियरली डिफाइन करके उसको खत्म करने के लिए कौन सी शक्ति निर्माण करनी होगी, वो कैसे होगी, उसके लिए कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे, ये सारी चीजें हमारे सामने स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जब तक नहीं होगी तब तक हम दूसरों को बता नहीं सकते, दूसरे जब तक जागृत नहीं होते तब तक वो समर्थन नहीं देते, समर्थन नहीं देते शक्ति का निर्माण नहीं होता, शक्ति का निर्माण नहीं होता है, कोई बड़ा बदलाव संभव नहीं है।